जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के हम अपने अगले चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व डीपीएस की एसपी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं। इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। किसको? नीति निर्देशक तत्व को। भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच रखा गया है। ठीक है, एक मिनट। चलिए, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किसको? नीति निर्देशक तत्व को। तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लाया था। ठीक, देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे संविधान में भाग 4 में है, वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, इसे कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड जो है वो कहाँ से लिया था? स्पेन के संविधान से लाया था नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, अब इसका बारे में जानते हैं कि ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक हैं, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके। ठीक, अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है। जिस कारण केटी शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व इस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। ठीक है, किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक चेक के समान है जिसका उपयोग बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करता है? तो यह कथन जो था वो केटी शाह का था। बीपीएससी में और बहुत सारे एग्जाम्स में ये आपको स्टेटमेंट देके पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक, चलिए, तो अब जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच इसका वर्णन किया गया है, तो हम एक एक करके उस अनुच्छेद को पढ़ेंगे। ठीक, पहले देखते हैं अनुच्छेद 36। तो अनुच्छेद 36 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 में क्या है? इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है। ठीक, ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या वाद्य योग्य नहीं है। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है या वाद्य योग्य है, लेकिन डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं है। ठीक, आगे देखिए अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, सामाजिक राजनीतिक न्याय इसमें आते हैं अनुच्छेद 38 में। ठीक, लोक कल्याण की अभिवृद्धि किस में है? अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 में क्या है? समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण का वर्णन अनुच्छेद 39 में है। समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ठीक, देखिए 39 का क देखिए, 39 का क में क्या है? निःशुल्क विधि सहायता। देखिए, कोई भी कानूनी सहायता उसका चार्ज नहीं किया जाएगा, तो यह अनुच्छेद क में दिया गया है। इसको 39 का क में दिया गया है। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, देखिए अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का गठन का वर्णन है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे कि काम, शिक्षा प्राप्त करना, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल आदि, ये सब का वर्णन जो है अनुच्छेद 41 में है, तो इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 42 में क्या है? न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। ठीक, अनुच्छेद 42 में, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। ये आपको वर्णन, इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 42 में दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके, जैसे कुटीर उद्योग।
तो निर्वाह योग्य मजदूरी पूछ देगा कि निर्वाह योग्य मजदूरी अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 43 में वर्णन किया गया है। चलिए ये ट्रिक देखते हैं। देखिए दमन से याद रखेंगे, दमन हमारा एक ट्रिक है। दमन में द जो है अनुच्छेद 41 के लिए, म जो है 42 के लिए और न जो है अनुच्छेद 43 के लिए है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए अनुच्छेद 41 में क्या था कि कुछ दशाओं में काम, तो दशाओं में काम, द से दमन, तो दशाओं में काम हो जाएगा। अब देखिए 42 में क्या है, म, तो म से क्या था, मनोचित दशा। 42 में हम लोग देखे थे मनोचित दशा, तो 42 में हो जाएगा। और न से क्या था, अनुच्छेद 43 में देखिए निर्वाह योग्य मजदूरी, तो न से हो जाएगा निर्वाह योग्य मजदूरी। तो इससे आपको 41, 42 और 43 याद रहेंगे। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 43 का क्या कहता है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ठीक है। 43 का में है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, इसको भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 44 देखिए, समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह तथा तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। तो समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। देखिए समान सिविल संहिता जो है अभी तक मात्र एक राज्य में ही लागू है और वो राज्य है गोवा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नोट देखिए, अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। दंड संहिता किसको बोलते हैं, अपराध के कानून को, और आचार संहिता किसको बोलते हैं, चुनाव के कानून को, ठीक। अनुच्छेद 45 बोलता है कि 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेवारी है, ठीक, तथा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद कौन सा, 42 कहता है, ठीक है। देखिए नोट में, शिक्षा के अधिकार को अमूल अधिकार बनाकर 21 क में जोड़ा गया है, ठीक। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया 21 क में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, यह SC, ST और OB के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान उन्हें अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47 क्या है, सरकार वैश्य युक्त आहार उपलब्ध कराएगी। देखिए यहाँ पे ये गलत है, माफ़ कीजिएगा, वैश्य युक्त ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे पोषण युक्त होना चाहिए, पोषण युक्त आहार मतलब पोषण से भरपूर आहार। अनुच्छेद 47 का क्या कहता है कि सरकार जो है पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाइयों एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी, ठीक है। बिहार में जैसे कि अभी आपको शराब बंद है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 47 के तहत, ठीक। अनुच्छेद 48 देखिए, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था, अनुच्छेद 48 का क। अनुच्छेद 49 क्या है, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 50 का कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत जो है UNO का सदस्य बना है, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे। अनुच्छेद 50 क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। और अनुच्छेद 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो ये हम लोगों ने देखा आज DPSP के बारे में। तो अगली क्लास में हम लोग बढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में अंतर। तो चलिए इसको, ये सारे अनुच्छेद को याद रखिएगा, 2-3 बार पढ़ने पे आपको याद हो जाएंगे और यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज अपना हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।